हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की जो सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, उसमें हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। चलिए एक एक करके हम समझते जाते हैं और चीज़ों को सीखते जाते हैं। तो ये यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पर एक है आपकी एक्सपांशन डिवाइस, यहाँ पर है इवेपोरेटर, ऊपर है कंडेंसर और यहाँ पर 3 नई डिवाइसें आ गई। अभी हमने इससे पहले वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा था। उसमें 4 मेन डिवाइसें होती हैं। 4 मेन डिवाइसें होती थी। पहली इवेपोरेटर, दूसरी कंप्रेसर, तीसरी कंडेंसर और चौथी एक्सपांशन वाल्व। अब हमने क्या करा, यहाँ पर कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया, कंप्रेसर को हटाया और 3 नई डिवाइस लेके आ गए। कौन कौन सी? एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर। क्यों लेके आए, उसके पीछे क्या रीजन है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। ये पहला पॉइंट लिखा है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज आल्सो नोन एज वेस्ट हीट रिकवरी रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इस VARS सिस्टम को हम एक और रेफ्रिजरेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो है आपका वेस्ट हीट रिकवरी। वेस्ट हीट रिकवरी क्यों दिया? ऐसी हीट एनर्जी जो किसी काम की नहीं थी, वेस्टेज थी, उसका हमने यूज किया। क्यों? क्योंकि सर ऐसे स्थान देखिए, वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें हाई ग्रेड एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती थी। मगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर हाई ग्रेड एनर्जी नहीं है, उस केस में यदि हमें इस प्रकार के पावर प्लांट को ऑपरेट करना पड़े तो हमें लो ग्रेड एनर्जी देना पड़ेगी। लो ग्रेड एनर्जी मतलब हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, अगर ऐसी हीट एनर्जी जो वेस्टेज है, जिसका कोई यूज नहीं है, अगर उस वेस्ट हीट एनर्जी का यूज करके हम इस प्रकार के प्लांट को चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो प्लांट कहलाता है आपका वेस्ट हीट रिकवरी रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो पहला डिफरेंस यही है VCRS में कि वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हाई ग्रेड एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जबकि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए लो ग्रेड एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और लो ग्रेड एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, इसीलिए इसको वेस्ट हीट रिकवरी रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जो आपका सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो VARS प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। जो आपका सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर वर्क करता है। ऑब्जेक्टिव में ये कई बार पूछे गए हैं कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसको वेस्ट हीट रिकवरी रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि जो सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये किस पर वर्क करता है? वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तीसरा पॉइंट कि सर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज्ड वेयर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी हाई। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वहां पर हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो अपना VCRS है, VCRS को ऑपरेट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कंप्रेसर है ना, कंप्रेसर में जैसे ही रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में इंटर करता है तो वेपर का वॉल्यूम ज्यादा होता है। उस लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेपर को कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक, तो हमने क्या करा, उस कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन के आ गया, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए अगला पॉइंट यही है, इन वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्रेसर हैंडल्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेपर व्हिच कंज्यूम मोर पावर। VCRS में जो कंप्रेसर है वो वेपर के लार्ज वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी। दिस प्रॉब्लम इज एलिमिनेटेड इन VARS। इस प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट करा, विलुप्त किया, किसकी सहायता से, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सहायता से। कैसे, बाय यूजिंग एब्जॉर्बर, पंप एंड जनरेटर इंस्टेड ऑफ कंप्रेसर। हमने कंप्रेसर के स्थान पर ये 3 डिवाइस लगा दी। कौन कौन सी, एब्जॉर्बर लगा दिया, पंप लगा दिया और जनरेटर लगा दिया। ठीक, आगे पॉइंट समझते हैं, बातें नहीं करें। एब्जॉर्बर क्या कर रहा है, एब्जॉर्बर करेगा एब्जॉर्ब इसको, वेपर रेफ्रिजरेंट को, और क्या करेगा, जैसे ही वेपर रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और एब्जॉर्बर के रूप में सामान्यतः वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें 2 प्रकार के रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं। जैसे मान लो मैं एक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का नाम लूं अमोनिया वाटर। अमोनिया वाटर में अमोनिया भी रेफ्रिजरेंट है और वाटर भी रेफ्रिजरेंट है, मगर इसमें जो अमोनिया है वो तो रेफ्रिजरेंट की तरह काम करेगी और जो वाटर है वो एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। क्यों, उसके पीछे का रीजन है, अमोनिया वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है और हीटअप करने पर इजीली वेपोराइज्ड हो जाती है, इसीलिए अमोनिया रेफ्रिजरेंट की तरह काम करती है और वाटर एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपका अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें एब्जॉर्बर के रूप में किसका यूज होता है, वाटर का, और रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका यूज होता है, अमोनिया का। अगर कोई रीजन पूछे तो रीजन बता सकते हैं, अमोनिया जो होती है वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है और हीटअप करने पर इजीली वेपोराइज्ड हो जाती है, इसलिए अमोनिया का यूज रेफ्रिजरेंट की तरह किया जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। अमोनिया dissolved easily in water and vaporized when it is vaporized, its solution is heated so that it is used as refrigerant। अमोनिया वाटर में इजीली डिसॉल्व होती है और इसके सॉल्यूशन को हीट अप करने पर वेपोराइज हो जाती है, इसीलिए अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेंट की तरह किया जाता है। ठीक, अब यहां पर हो क्या रहा है, डायग्राम में हम समझते हैं। इवेपोरेटर से निकलने के बाद जो आपकी अमोनिया वेपर है, अमोनिया है वो वेपर फॉर्म में है, बट उस समय उसका प्रेशर और टेम्परेचर है कम। लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे अमोनिया वेपर इवेपोरेटर से निकालने के बाद जाएगा एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में क्या है, वीक सॉल्यूशन। वो वीक सॉल्यूशन क्या करेगा, अमोनिया वेपर में से अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को रिजेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ कूलिंग वाटर। समझना अच्छे से क्या हो रहा है। इवेपोरेटर से निकलने के बाद जो अमोनिया वेपर है जिसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों लो है, वो एब्जॉर्बर में प्रवेश कर रहा है, और एब्जॉर्बर में कौन है, वीक सॉल्यूशन। वीक सॉल्यूशन क्या कर रहा है, वो अमोनिया वेपर में से अमोनिया को एब्जॉर्ब कर रहा है और जो कूलिंग वाटर है वो हीट रिजेक्ट कर रहा है सराउंडिंग में। तो जब आप अमोनिया वेपर में से हीट रिजेक्ट कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड फॉर्म में। तो जैसे ही हीट रिजेक्ट हो जाएगी तो अमोनिया वाटर यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी को बोलेंगे अपन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो वेपर फॉर्म में था अमोनिया, वो अब लिक्विड फॉर्म में आ गया। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि अब हम उसे पंप की सहायता से जनरेटर में भेजेंगे।
अब यहाँ पर पंप में हमें वर्क देना पड़ेगा, मगर वो वर्क बहुत निग्लेजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अमोनिया जो हमें स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मिला वो लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड का वॉल्यूम एज अ वेपर के वॉल्यूम से कम होता है, तो पंप वर्क भी कम देना पड़ेगा। कंप्रेसर में आप याद रखो, कंप्रेसर में जब रेफ्रिजरेंट प्रवेश कर रहा था उस समय पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में था, और वेपर का वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब ज्यादा वॉल्यूम को कंप्रेस करना पड़ेगा तो कंप्रेसर वर्क ज्यादा देना पड़ेगा, मोर पावर लगेगी, पावर कंजप्शन वहां पर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे पावर कंजप्शन कम हो गया। तो पंप की सहायता से फिर हमने इसको जनरेटर में भेजा। अब जनरेटर का काम ही है हीट देना। हीट के लिए अपन हीटिंग कॉइल का यूज कर सकते हो, स्टीम का यूज कर सकते हो, या किसी दूसरी ऐसी डिवाइस का यूज कर सकते हो जिससे आप उसको हीट दो। तो हीट देंगे तो क्या होगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन था वो जनरेटर में जाएगा, जनरेटर में हीट दी जाएगी, तो अब अमोनिया जो लिक्विड फॉर्म में है वो हीट को एब्जॉर्ब करता जाएगा, एब्जॉर्ब करते करके वो फिर से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जनरेटर से निकलने के बाद अमोनिया वेपर फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई से पार्टिकल्स जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के पार्टिकल्स को अपन कंडेंसर में नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपन अलग से सेपरेट कर लेंगे एनालाइजर की सहायता से, और उसे थ्रोटल वाल्व या रिडक्शन वाल्व की सहायता से फिर से एब्जॉर्बर में भेजेंगे। केवल अपन जनरेटर से अमोनिया के वेपर फॉर्म को ही भेजेंगे, किसमें? कंडेंसर में। और कंडेंसर का काम क्या है? फिर से हीट रिजेक्ट करना। तो अमोनिया जो वेपर फॉर्म में है, अब उसका वेपर फॉर्म में तो है, मगर साथ ही साथ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर है वो अमोनिया। वो फिर किस पे जाएगी? कंडेंसर में। अब कंडेंसर में कौन बैठा है? कोई ना कोई कूलिंग मीडियम तो होगा, क्योंकि जब अमोनिया वेपर फॉर्म में है तो उसमें हीट एनर्जी ज्यादा है। हीट एनर्जी ज्यादा है तो वो हीट किसको रिजेक्ट करेगी? कोई लेने वाला तो हो। तो लेने के लिए कौन बैठा है? कूलिंग मीडियम। कूलिंग मीडियम के रूप में या तो वाटर का यूज कर सकते हो, या फिर आप कोल्ड एयर का यूज कर सकते हो। तो जब मैं आपको कंडेंसर के बारे में पढ़ाऊंगा आने वाले चैप्टर में, तब अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल हम ये देखते हैं कि जनरेटर से निकलने के बाद जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली अमोनिया वेपर है वो कंडेंसर में जाएगी, और कंडेंसर में हीट रिजेक्ट कर देगी विद द हेल्प ऑफ कूलिंग मीडियम। तो यहाँ से हीट फिर से रिजेक्ट हो गई, तो कंडेंसर से निकलने के बाद हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर वाला अमोनिया मिलेगा, और उसे एक्सपांशन वाल्व की सहायता से प्रेशर रिड्यूस करके फिर से इवेपोरेटर में भेजेंगे। इवेपोरेटर में क्या करेगा? फिर से हीट एब्जॉर्ब करेगा। कौन? अमोनिया। कहां से? स्टोरेज से। स्टोरेज में क्या करना है हमें? स्टोरेज में ही तो हमें लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है और मेंटेन करना है। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है और मेंटेन करना है, तो यहाँ से हीट निकालनी पड़ेगी। जितने अमाउंट की हीट निकालोगे उसी को तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। और इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? इवेपोरेटर में फ्लो होने वाला अमोनिया, और फिर ये एब्जॉर्ब करके फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया वेपर में। और ये कहानी जैसी की तैसी फिर से चलती रहेगी। अब इनको एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। तो इस वाले पॉइंट पर आ गए थे, आप देखोगे लिखा है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर अमोनिया वेपर कमिंग फ्रॉम इवेपोरेटर enters in absorber where ammonia is absorbed by weak solution coming from generator। आपने क्या करा? लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला अमोनिया वेपर जो इवेपोरेटर से आ रहा है उसे एब्जॉर्बर में एंटर कराया, और एब्जॉर्बर में जो वीक सॉल्यूशन आ रहा है कहां से? जनरेटर से। जनरेटर से थ्रोटल वाल्व के थ्रू जो वीक सॉल्यूशन आ रहा है, वो वीक सॉल्यूशन क्या कर रहा है? इस अमोनिया वेपर में से अमोनिया को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहा है। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया वेपर इन वाटर सॉल्यूशन बिकम स्ट्रॉन्ग इन एंड हीट इज रिजेक्टेड बाय कूलिंग वाटर। ठीक है, फिर इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को अपन पंप करेंगे जनरेटर में। द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इज पंप्ड इनटू जनरेटर वेयर इट इज हीटेड। इस
अब एब्जॉर्बर से निकलने के बाद हमें जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग। इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को पंप की सहायता से जनरेटर में भेजेंगे तो यहाँ पर पंप वर्क कम लगेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में लिक्विड फॉर्म छुपा है और लिक्विड को पंप करना आसान है, उसमें पंप वर्क देना कम पंप वर्क देना पड़ता है। सो दैट अमोनिया वेपर, और फिर अपन ने जनरेटर में भेजा, वहां पर इसको हीटेड करेंगे तो हीट करने के बाद ये जो लिक्विड अमोनिया है ये वेपर में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ, इसमें भी अपन को हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। हीट एनर्जी के रूप में आप एक्सटर्नल सोर्स का यूज कर सकते हो, हीटिंग कॉइल का यूज कर सकते हो, स्टीम का यूज कर सकते हो। फिर जो वीक सॉल्यूशन है कहां से उसको बैक करते हैं? अब जनरेटर में आपने हीट दे दी तो उस हीट का यूज करके अमोनिया वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और जो लिक्विड के पार्टिकल्स रह गए थे, वाटर के पार्टिकल्स रह गए थे, उनको अपन ने थ्रोटल वाल्व के थ्रू एब्जॉर्बर में भेज देंगे। उसी लिक्विड फॉर्म को अपन वीक सॉल्यूशन बोल रहे हैं। वो वीक सॉल्यूशन क्या कर रहा है? अमोनिया को एब्जॉर्ब कर रहा है, इवेपोरेटर से आने वाली अमोनिया को वही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यही लाइन लिखी है, द वीक सॉल्यूशन इज फ्लोइंग बैक टू एब्जॉर्बर थ्रू थ्रोटल वाल्व, अगेन वीक सॉल्यूशन इन एब्जॉर्बर, एब्जॉर्ब अमोनिया वेपर कमिंग फ्रॉम इवेपोरेटर। ठीक है, अब जनरेटर क्या कर रहा है? जनरेटर से निकलने के बाद आपका जो अमोनिया वेपर है, बातें नहीं करना, जनरेटर से पास होने के बाद जो अमोनिया वेपर है उसे कंडेंसर में भेजेंगे और कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होगी। कितनी? लेटेंट हीट के समथिंग। लेटेंट हीट क्या होती है? सर मैंने आपको बताया था, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देंगे तो उस हीट का उपयोग वो सब्सटेंस या तो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने में करेगा या फेज चेंज करने में करेगा। इसी प्रकार से यदि हम किसी सब्सटेंस से हीट खींचेंगे तो या तो उस खींची गई हीट के कारण उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कम होगा या उसकी फेज चेंज होगी। ठीक, तो यहाँ पर फेज चेंज हो रही है। आपने जनरेटर से निकलने के बाद जो अमोनिया वेपर को कंडेंसर में भेजा है तो लेटेंट हीट के बराबर हीट रिजेक्ट हो जाएगी, जिससे अमोनिया फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको थ्रोटल वाल्व की सहायता से फिर से इवेपोरेटर में भेज दिया जाएगा। और इवेपोरेटर में वही काम है, इवेपोरेटर क्या करेगा? स्टोरेज स्पेस से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उस हीट को अमोनिया रेफ्रिजरेंट को दे देगा, जिससे अमोनिया रेफ्रिजरेंट अमोनिया वेपर में कन्वर्ट होके फिर से एब्जॉर्बर में चला जाएगा और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये जो चीज लिखी हुई है दिस साइकिल इज रिपीटेड। अब दो चीजें और ध्यान रखना है, बस 1 मिनट की। अगर क्वेश्चन आता है अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझाओ, तो सेम चीज समझानी है। इसमें जो अमोनिया होता है वो आपका रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है, ये क्या करता है आपका? रेफ्रिजरेंट की तरह, और वाटर जो होता है वो एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गेट में ईएस में कई बार पूछा गया है कि अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो अमोनिया होती है वो रेफ्रिजरेंट की तरह काम करती है और जो वाटर होता है वो एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। एक और साइकिल है जिसको अपन बोलते हैं लिथियम ब्रोमाइड वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें वाटर जो रहेगा वो रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है और लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।